नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को आज 15,000 के मुचलके पर 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। निचली अदालत से उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। राहुल ने इस पर रोक और इस मामले में जमानत के लिए आज सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी। राहुल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। सजा रद्द करने की अपील पर सुनवाई 3 मई को की जाएगी। वहीं कोर्ट ने वहां कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना होगा। गुजरात के लिए राहुल के साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सूरत आए थे। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने कहा, जब आपका यानी राहुल गांधी का ट्रायल चला तब राहुल गांधी पर ये जो पूरा बवाल है उसमें आज राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत सेशन कोर्ट से मिल गई है। याचिका राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी मानहानि केस में और 3 मई को सजा पर सुनवाई की जाएगी। कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर भी एक अभियान अब चलाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता मेरा घर राहुल का घर अभियान चला रहे हैं और उस पर भी वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ उस पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान जारी किया। उन्होंने एक रिएक्शन इस पर दिया है और कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे के परिवार को देश से ऊपर मानती है। पहले क्यों ये सब नहीं किया गया, सिर्फ कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ये अब जो मुद्दा है वो बेहद गर्माता चला जा रहा है। लगातार एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शंस तमाम नजर आ रहे हैं। आज जब राहुल गांधी सूरत पहुंचे, सेशन कोर्ट में जब अपील करने पहुंचे, तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई और तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी उनके साथ नजर आए, जिनमें अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने ये अब अपील जो है सेशन कोर्ट में दी है। 13 अप्रैल तक हालांकि सेशन कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, लेकिन अब 13 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी मानहानि मामले में और उसके बाद 3 मई को सुनवाई सजा पर होनी है। तो आज बड़ी राहत, कुछ राहत तो राहुल गांधी को जरूर कुछ दिनों के लिए अब यह मिल गई है। हालांकि 13 अप्रैल को सुनवाई सेशंस कोर्ट में अब की जाएगी। निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई थी, जिसके 24 घंटे के बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है और वो उन्हें 26 अप्रैल तक खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी को आपको बता दें 30 दिनों का समय दिया गया था ऊपरी अदालत में याचिका देने के लिए और उसके तहत उन्होंने गुजरात के सूरत में सेशन कोर्ट में याचिका आज दायर की थी और उस पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को राहत मिली है और 13 अप्रैल तक उन्हें जमानत दे दी गई है। अब 13 अप्रैल को मानहानि मामले में सुनवाई होगी और 3 मई को सजा पर सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लोकतंत्र को
खत्म करने की बात वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही रवैया सरकार का अपनाया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेश कौशिक जुड़े हैं, कुलभूषण भारद्वाज वकील हमारे साथ जुड़े हैं, भूपेंद्र गहलावत प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सीधा कुलभूषण भारद्वाज जी के पास आना चाहूंगा। कुलभूषण जी, आसान भाषा में आज जो कोर्ट में हुआ, किस तरीके से कोर्ट में याचिका कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी, क्या कुछ फैसला आया है और अब आगे क्या कुछ होना है, इसको आप आसान भाषा में दर्शकों को हमारा समझा दीजिए। आज जो माननीय जिला सत्र न्यायालय के अंदर जो अपील डाली गई थी, उसके अंदर 10 तारीख के लिए तो जो है नोटिस किया गया है। जो इसके अंदर शिकायत पक्ष है उनको 10 तारीख को जो है अपनी बात जो भी उन्होंने कहना है हलफनामा जो है उनका लिया जाएगा जी। और जो 13 तारीख लगाई है माननीय जिला सत्र न्यायालय ने, उस पर फिर बहस होगी और उसके अंदर फिर तय होगा कि जो उनकी सजा है वो 2 साल रखी जाती है या उसको कम किया जाएगा जी। अभी इसमें यही प्रक्रिया है जी। तो यानी कि अगर 13 अप्रैल को जो सुनवाई होती है, हालांकि 13 अप्रैल तक उन्हें जमानत मिली है, मानहानि केस में जो सुनवाई होनी है, क्या राहुल गांधी के पक्ष में अगर फैसला आता है तो उनकी सदस्यता दोबारा बहाल कर दी जाएगी लोकसभा में? निश्चित रूप से अगर उनके हक के अंदर फैसला आ जाता है तो मैं समझता हूं कि उनकी जो है सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक पहलू और भी है, वो दोनों पक्षों के लिए है जी। वो शिकायत पक्ष के लिए भी है और वो आरोपी पक्ष के लिए भी है कि उसके बाद वो अगर इनके राहुल गांधी जी के हक में फैसला आ जाता है तो जो शिकायत पक्ष है उच्च न्यायालय का दरवाजा उनके लिए खुला है, और अगर राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो राहुल गांधी जी के लिए भी उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, योगेश कौशिक जी के पास में आना चाहूंगा। योगेश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी को सजा सुनाया जाना और 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द की जाना, उसके बाद बंगला खाली कराना। हालांकि कांग्रेस पार्टी सब बेहद कह रही है कि जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ नियमों के तहत सब कुछ हो रहा है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको और मेरे पैनलिस्ट को जी। मैं इसको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता देना चाहूंगा। कुलभूषण भाई ने जो बताया है पहलू, वो बताया बिल्कुल सही है वो, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया है या जो मैंने पढ़ा है, मैं हालांकि इसका ये जो कानून है इसका मैं नहीं हूं विद्यार्थी, लेकिन कानून के हिसाब से जो ये प्रक्रिया वहां पे शुरू हुई और जिस हिसाब से इसको कानून के हिसाब से इन्होंने सजा दिलाने की बात की, तो कुलभूषण भाई इस बात को कंफर्म कर सकते हैं मेरी को शायद, कि जब इन्हें सजा सुनाई गई तो उसके बाद सजा के बाद ये बहस होनी थी कि जी ये सजा मेरे लिए ज्यादा है या कम है, जो कि वहां पे निचली अदालत में ये नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो अब जो ये बात कर रहे हैं आगे की अदालत में, जो ये पूरा का पूरा प्रकरण है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पूरे देश के सामने ये है कि पूरा का पूरा मैन्युपुलेटेड और पूरा का पूरा ऊपरी अदालत से स्टे लेना पहले और फिर उस स्टे को एकदम वैकेट कराना, राहुल जी का भाषण पार्लियामेंट के अंदर होना और उस पार्लियामेंट के भाषण में राहुल जी ने अदानी और मोदी जी को जोड़ के जो बात कही, वो कहीं ना कहीं ये प्लान था इनका। फिर इसके बाद ये कोई अदालत के आदेश में नहीं मानता हूं, बेशक ये लोग कहते रहें जो मर्जी कहें, पर ये अदालती नहीं, ये पूरे के पूरे पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है। और इस पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी को शायद मैं राजनीतिक विश्लेषक को तो उसी तौर पे बात करूंगा कि भाजपा को ये लगा कि शायद हम राहुल गांधी को डरा के धमका के इससे माफी मंगवा लेंगे, जो कि उसके वकील ने, उन्होंने कहा भी वकील ने कि आप माफी मांग लीजिए, क्या जाता है आपका। उन्होंने माफी नहीं मांगी
इसका मतलब ये है कि भाजपा को या पूरे देश को एक संदेश गया जो राहुल जी ने दिया कि मैंने जो बोला है मैं उस पर अडिग हूं और मैं उसको दोबारा भी बोलूंगा। मैंने जिसका अपमान किया है वो भगोड़े हैं, वो चोर हैं, वो चक्के हैं, सरकार क्या उनके पक्ष में है। और जो उन्होंने निशाना साधा है, सीधा का सीधा ये कहा है कि ये जो सारा का सारा खेल है अदानी के लिए मोदी जी खेल रहे हैं और बीजेपी सरकार खेल रही है। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर भी जुड़ गई हैं। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास ही आऊंगा। 13 अप्रैल तक तो जमानत दे दी गई है, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल पर मेरी आवाज इको होकर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस समय, आप देखिए कि देश में, इसीलिए शायद बाहर विदेशी कंट्रीज को भी बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से एक सांसद जो है राहुल जी एक अपनी आवाज बुलंद करके अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे। किस तरीके से भाजपा ने एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता को जिस तरीके से रद्द किया और जिस तरीके से विपक्ष के सिर्फ राहुल गांधी जी को ही नहीं, लगातार विपक्ष के हर नेता को ये लोग परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। कभी ईडी के नाम पर धमका रहे हैं, ईडी के नाम पर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये चाहते क्या, ये चाहते एकदम तानाशाही इस देश के अंदर कि सिर्फ मोदी जी ही राज करे और वो सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का ही, पूंजीपति वर्ग का ही सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी ये किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। जानबूझकर विपक्ष पर हमला है साफ तौर पर। और देश को इस समय आप देखिए कि जिस तरीके से राहुल जी का जैसे ही बंगला खाली किया गया, पूरा देश कह रहा है कि हमारा घर राहुल जी का घर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है जिस तरीके से राहुल जी के साथ खड़े हुए, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। क्योंकि आज एक समय में जानबूझकर एक ऐसी छवि गढ़ दी गई थी, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर राहुल जी की एक छवि को जिस तरीके से भाजपा ने एक तरीके से बदनाम करने की जो साजिश की थी, आज वो जनता के सामने है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और राहुल जी के साथ नहीं, वो तो यही लोग खड़े हैं। बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं ये सब किया, पहले ही कर लेना चाहिए था। अब सिर्फ कोर्ट पे दबाव बनाया जा रहा है। ये बयान सामने आया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। देखिए, किरण रिजिजू के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि वो अनर्गल बयान देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किस तरीके के कानून मंत्री हैं, क्योंकि उनकी बात खुद अड़ी नहीं है। जब आज वो अपना आज वो ट्वीट कर रहे थे कि देखिए पूरे के पूरे कांग्रेस के सारे सीएम साथ जा रहे हैं, उनके साथ साथ तो ये लोग जा रहे हैं सूरत में। आप देखिए, अरुण जेटली जब वो डिफेमेशन का केस लेकर गए, या जितने लोग, ये लोग सारे के सारे भाजपा का पूरा एक कहते हैं कि वहां पर गया। लेकिन जी टीना जी, रिजिजू जो भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, मुझे नहीं लगता एक लॉ मंत्री इस तरीके से बातें करते हैं। जी ठीक है। भूपेन जी, मैं आपके पास आना हूंगा। भूपेन गहलावत जी, आप क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? आपने अभी टीना जी को भी सुना। जी, पता नहीं है क्या हुआ, मैं तो ठीक दिख रहा है। हेलो जी भूपेन जी, बोलिए। देखिए, मैंने सारे प्रवक्ताओं साथियों की बात सुनी और मैंने खास तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनको भी सुना। मुझे कि वो किस तरह की भाषा बोल रहे थे। एक आदमी, एक ओबीसी जी जी भूपेन जी, कुलभूषण भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जिस तरीके से बयानबाजी यहां पर हो रही है और राहुल गांधी के ऊपर जो सुनवाई है मानहानि केस में, साथ ही साथ 3 मई को सजा पर भी सुनवाई होनी है। हालांकि आपने बताया कि किस तरीके से अगर 13 अप्रैल को उनके पक्ष में फैसला आता है तो उनकी सदस्यता को बहाल तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये लड़ाई जो है इसको आप कानूनी दांवपेच में किस तरीके से देखते हैं, कानूनी एंगल से किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ क्योंकि उनके ऊपर और भी केसेस अभी इस तरीके के चल रहे हैं। मैंने तो ऑन किया हुआ, मुझे दिखाई दे रहा है जो कानूनी। कुलभूषण जी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसको लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है
मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, शासन प्रशासन न्याय नहीं कर पा रहा है, या कोई भी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ के अंदर बैठा हुआ है वो उसे अनजस्टिस कर रहा है, तो रास्ता बचता है फिर अदालत का। और शिकायत पक्ष ने अदालत के अंदर जाकर कहा कि भाई मेरे को इन शब्दों के माध्यम से मुझे मेरी मानहानि हुई है। सेक्शन 500 और 499 के तहत उन्होंने अपनी पीड़ा कानून के दायरे में रहकर अदालत के समक्ष रखी। अदालत ने उसको सुना, दोनों पक्षों को सुना अदालत ने, और सुनने के बाद जब अदालत को ये लगा कि हाँ इन शब्दों से इस व्यक्ति की मानहानि हुई है, तो उसके अनुरूप माननीय जो अदालत है उसने अपना निर्णय सुनाया। तो जहां तक बात आप कह रहे हो कानूनी प्रक्रिया की, तो ये तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि दोनों पक्षों के लिए, आरोपी पक्ष के लिए भी और पीड़ित पक्ष के लिए भी, जी उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, रास्ते खुले हुए हैं। आपको लगता है अगर मान लो राहुल गांधी जी को 13 तारीख को अगर राहुल जी के हक में फैसला आ जाता है, तो जो इसके अंदर पीड़ित पक्ष है वो उच्च न्यायालय के अंदर जाएंगे, और अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो राहुल गांधी जी उच्च न्यायालय में जाएंगे। और उच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उसमें जब दोनों पक्षों के चाहे किसी के पक्ष में फैसला है, अगर सर जो अगर फैसला आता है, अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है, तो जो याचिकाकर्ता है वो एक बार फिर दोबारा से अपील कर सकते हैं। तो आप उच्च न्यायालय के अंदर जाएंगे कि मेरे को जो है मेरी बात को नहीं सुना गया, जो भी अपनी वो अपील दायर करेंगे तो उच्च न्यायालय के अंदर जाएंगे वो, जी और वहां पर अपनी बात को रखेंगे। अभी मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था और मैंने बड़े भाई योगेश जी को भी मैंने सुना है। तो मेरा एक आग्रह और निवेदन है कि न्यायिक जो प्रक्रिया है, अगर कोई भी व्यक्ति है उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी बात को नहीं सुना गया है, तो हमारे इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर सीआरपीसी और आईपीसी है, वो इसलिए बनी हुई है कि आप तो अगर निचली अदालत से आपको न्याय नहीं मिला है तो आप उससे ऊपर की अदालत में जाएं। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का अनुसरण मैं मानता हूं कि सबको करना चाहिए। ठीक है कुलभूषण जी। भूपेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही हो? तो अभी लोकतंत्र की बात बताई जा रही है, लेकिन आपके ऊपर तो यह आरोप है कि बीजेपी ने तो लोकतंत्र खत्म कर दिया है, तानाशाही यहां पर पूरे देश में चलाई जा रही है, और उसके तहत कांग्रेस के नेता की सदस्यता को खत्म कर दिया गया और उसके बाद उनका बंगला भी इस तरीके से खाली करवाया जा रहा है। भूपेन जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, शायद आवाज उन तक मेरी जा नहीं पा रही है। टीना जी, मैं आपके पास लौट के एक बार फिर आऊंगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन बार बार आप और आपकी पार्टी यही क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र और तानाशाही चलाई जा रही, लोकतंत्र खत्म हो गया है? जी, इस समय मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ कि सदस्यता बहाल हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा अपनी आवाज उठाते रहेंगे, वो सत्य के साथ है। तो सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा कहते हैं कि डरो मत। तो आज जो देश की जनता है उनको आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का उनका संदेश है कि डरो मत, क्योंकि वो जिस तरीके का संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच जाकर, क्योंकि ये तो जानबूझकर भाजपा तो कर क्या रही है, भाजपा तो लोगों जो खासकर विपक्ष है उस पर एक तरीके से हर तरीके से तानाशाही अपना रवैया अपना रही है। लेकिन फिर भी जो अगर हम सदस्यता की बात करें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी आवाज, जब भी अपनी आवाज जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और जो मुद्दे इस देश के अंदर इस समय है वो उठाते रहेंगे, क्योंकि मोदानी, जिसे मोदी प्लस अडानी जिसे कहा जाता है, मोडानी, जिस तरीके से जेपीएस की मांग है, जेपीसी की मांग है, उसको लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि संसद को जिस तरीके से म्यूट किया गया है, संसद में जिस तरीके से बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। चाहे सदस्यता रहे या न रहे, लेकिन और नेता है जो अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, और यही एक सबसे बड़ा संदेश देश की जनता के लिए भी है। बिल्कुल योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम को देश जिस तरीके से देख रहा है, लगातार राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की गई और उसके बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से अडानी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है और पलटवार किया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम का असर 2024 पर कितना पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? ये ना एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो मेरी बात मैंने वहां खत्म की। एक्चुअली ये जो सारा का सारा गेम प्लान, मैं राजनीतिक बात करूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हूँ, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
कुलभूषण भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी को भी अधिकार है ये जो भी आगे जाने का अपर कोर्ट और अपर कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैंने जो सवाल उठाए थे वो सवाल मेरे ये हैं कि क्या इतनी जल्दी आज तक किसी का भी बंगला खाली कराने का आदेश, इतनी जल्दी किसी कोर्ट का आदेश जो कि गुजराती में हुआ टाइप और एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट होके और रातों रात पहुंच गया और सुबह सुबह उनको उनकी जो है सदस्यता भंग कर दी गई, ये राजनीति के अलावा कुछ हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता हूं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल अटूट विश्वास है और मुझ पर भी अगर कोई मुकदमा बनता है, बनने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। मेरे दादा ने जेल काटी थी, मेरे बाप ने जेल काटी थी, मैं भी काट दूंगा, आई डोंट केयर इट, मैं सच भी बोलूंगा। अगली बात ये है कि ये नहीं योगेश जी, वो तो ये कह रहे हैं कि जल्दी हुआ और लेट हुआ, लेकिन हुआ तो कानून के तहत ही है। जो मैं बता देता हूं, कानून के तहत ये 2 साल की जो कैद हुई है ना, 2 साल का जो सजा हुई है, अगर ये 2 साल की सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी को ये इस मुकदमे में 2 साल की सजा हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसको मैनिपुलेशन नहीं मानूंगा तो मैं क्या मानूंगा कि आप खुद स्टे लेते हैं जाके अपर कोर्ट में और फिर आप उस कोर्ट से वैकेट कराते हैं और आगे इतनी जल्दी प्रक्रिया शुरू होती है और इतना जल्दी फैसला होता है कि सजा भी हो जाती है एकदम, और उसके बाद आपको अगला रास्ता दिखाया जाता है। ये सारा का सारा मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकता। अब सर अब इस पूरी लड़ाई को 2024 में कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, आपको क्या लगता है अपने साथ? पूरी लड़ाई का मैं जो अर्थ निकाल के चल रहा हूं वो मैं मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अदानी प्रकरण, जो अदानी को चोर कहा जा रहा है, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि अदानी को चोर कहना मतलब सरकार को चोर कहना, जो कि सच भी है। ठीक है, लेकिन ये कहना एक नागरिक का अधिकार है और मैं भी कहता हूं अगर कोई सरकार होगी, मैं भी अगर ये कहता हूं तो इसमें क्या बुराई है। अब जेपीसी की मांग की जो बात कर रहे हैं, अदानी पे अगर जेपीसी बनती है, अदानी केस पे जेपीसी बनती है, जिससे कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नागरिकों का पैसा लगा हुआ है और वो पैसा अदानी को दिया गया है और सरकारी संपत्तियां उन्हें बेची गई हैं उन्हें पौने दाम पे, ये सारी सच्चाइयां जेपीसी में सामने आएंगी, आनी चाहिए। ये नहीं आने देना चाह रहे क्योंकि 2024 के इलेक्शन में इनको पता है कि ठीक है योगेश जी। भूपेन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है, आप मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी साफ आवाज आ रही है भूपेन जी। अब आप अपनी तो पहले बात पूरी कीजिए, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सारे प्रवक्ताओं की बातों को सुना है, खासतौर पर जो मेरे साथी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है किस किस्म की बातें कर रहे हैं। 4 साल पहले एक युवराज ने एक पूरे ओबीसी समाज को चोर कहने का काम किया और उसका केस अदालत में गया और वो 4 साल केस चला। जो लोग ये कहते हैं कि एकदम फैसला आ गया, 4 साल में फैसला आया और वो हाजिर हुए। और ये नहीं है कि युवराज ने पहले कभी माफी नहीं मांगी थी, वो पहले भी माफी मांग चुके हैं। और एक ओबीसी समाज की चोर कह के उसकी बेइज्जती करने की बात पे अगर वो माफी मांगते तो क्या दिक्कत होती थी। लेकिन वो अपने घमंड में चूर थे और वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। एक सामान्य प्रक्रिया थी, वहां की निचली अदालत ने 4 साल में केस की सुनवाई करके उसको सजा दे दी और ये कानून में स्पष्ट है। 2013 सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी क्यों नहीं बनवा लेते आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको कोई दिक्कत और इनके पास अडानी के खिलाफ कोई सबूत है तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, वहां से भी तो ऑर्डर पास हो सकते हैं। इनके पास ना तो कोई सबूत है और ये अडानी कोई आज नहीं आया, 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद नहीं आया। ये तो पहले से कांग्रेस के साथ भी, ये तो बिजनेसमैन है, इनकी तो राजस्थान में दूसरे जहां कांग्रेस की वो स्टेट में जिनका राज है वहां इनका बहुत बड़ा व्यापार है। ये तो है नहीं एक कोई उनको अडानी का एक बहाना मिल गया, हो सकता है वो उनको चंदा ना देता हो, जो चंदा मिलता है पार्टियों को, हो सकता है उसको ये ब्लैकमेल करते हो। और इनके पास अगर कोई सबूत है तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहां से भी ऑर्डर पास हो सकता है। इनके पास कुछ भी नहीं है
ये एक अपनी चोरियों को छुपाने के लिए जितने इन्होंने पीछे इनकी सरकारों में हुए, आज आप क्या देख रहे हो कि सारे विपक्ष के लोग जो चोरी में फंसे हुए हैं वो सारे एक हो गए। ये कोई तरीका नहीं है। कल तक तो जो राहुल को अछूत मान रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जब तक राहुल रहेगा मोदी को कोई नहीं रोक सकता और इसके साथ तो हम नहीं जाएंगे, इसका कोई वजूद नहीं है। आज लोग वो चोरी के मामले में उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ये फिर से हमारा भी नंबर ना आ जाए। लेकिन जो चोरी है उसको नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने चोरी की है, गलती की हो तो पकड़े जाएंगे और उनको अंदर ठोकने का काम करेंगे। और मेरे किसी साथी को बहुत ज्यादा कोई शौक है अंदर जाने का, तो भैया वो अपने आज जेल में खुद भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस चर्चा को आज हमें यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब ये जो मुद्दा है वो बेहद गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक तो जमानत मिल गई है, लेकिन सुनवाई 13 अप्रैल को भी होनी है मानहानि मामले में, और 3 मई को सजा को लेकर सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या कुछ इस पर होता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।